हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है रेडियो एक्टिविटी के और क्लास में। तो मेरा जो लास्ट लेक्चर था जो कि एटम्स एंड न्यूक्लियाई का लेक्चर नंबर 6 था, वहाँ पर हमने रेडियो एक्टिविटी का इनिशियल स्ट्रक्चर पढ़ा था, कैसे उसका ओरिजिन हुआ, हेनरी बेक्वेरेल, मैडम क्यूरी, पीरी क्यूरी, इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके और उसका जो एनर्जी डीके हो रहा है, कैसे उसका क्यू फैक्टर निकालते हैं, कैसे डीके होने से कैसे एटम का मास नंबर और एटॉमिक नंबर चेंज होता है, वो सब हमने देखा था। आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रेडियो एक्टिविटी का इक्वेशन स्टडी करेंगे, रेडियो एक्टिविटी कैसे काम करता है। आज उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। हम लोग पिछले दिन लास्ट क्लास में जो किए थे उससे हमें ये चीज़ पता चलेगा कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। याद कीजिए, मैंने आप लोगों को बोला था कि रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस और रैंडम प्रोसेस है। सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा रेडियो एक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम प्रोसेस। ये तो आप सभी लोगों को पता है, हम लोग लास्ट क्लास में इसको देखा थे। रेडियो एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस भी है और रैंडम भी है। और एक रेडियो एक्टिव सैंपल अगर हमारे पास रहे, वो t = 0 से t = इन्फिनिटी, मतलब किसी भी टाइम रेंज में वो डिके हो सकता है। ए रेडियो एक्टिव सैंपल कैन disintegrate from any time from t = 0 to t = infinity। t = 0 से t = इन्फिनिटी, मतलब 0 से इन्फिनिटी तक किसी भी टाइम रेंज में हमारा रेडियो एक्टिव सैंपल डिके हो सकता है। तो ये हमारे पास कोई लॉ नहीं था, हम लोग देख रहे थे कि ऐसा हो रहा था कि यूरेनियम सैंपल दिया है, वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो रहा है, रेडियो एक्टिव रेस निकल रहा है। एक हमारे पास थोरियम का सैंपल है, पोलोनियम का सैंपल है, रेडियम का सैंपल है, हर एक से रेडियो एक्टिव धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई थ्योरी नहीं था, कोई लॉ नहीं था कि किस तरह से ये डिके हो रहा है। तो सबसे पहले दो साइंटिस्ट से, क्या नाम था, रदरफोर्ड और सॉडी, इन दोनों ने हमें एक लॉ दिया। तो आफ्टर सेवरल एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद, आफ्टर सेवरल एक्सपेरिमेंट्स, रदरफोर्ड एंड सॉडी, ये दो साइंटिस्ट थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेव ए लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, समझे, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। उन्होंने क्या कहा, उनका जो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके था, उन्होंने क्या कहा, व्हेन देयर इज अ लार्ज सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, लार्ज सैंपल जब रहेगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन of the sample is directly proportional, किसके साथ बोलिए तो, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होगा वो किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन प्रोपोर्शनल होगा टू द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल लेफ्ट इन द सैंपल। अभी मतलब क्या समझाऊंगा, प्रोपोर्शनल टू द amount of radioactive substance left in the sample। अब इसका मतलब क्या है सर, अगर हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सैंपल दिया है, यहाँ पर ऐसा करके हमारा रेडियो एक्टिव सैंपल है, ये t = 0 में हमारा इनिशियल अमाउंट है, तो कुछ टाइम बाद इसमें अगर रेडियो एक्टिव सैंपल इतना पड़ा रहे, इसमें अगर रेडियो एक्टिव सैंपल n पड़ा रहे, इनिशियल कितना था, n0 था, इनिशियल n0 था, आफ्टर t = t टाइम यहाँ पर कितना पड़ा है, n पड़ा है। तो ये जो पड़ा है हमारा बोला जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, ये जो अमाउंट लेफ्ट है इसके साथ। मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसको मिटा का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट हट जा रहा हूँ, इसके बाद मैं ऊपर मिटा के लिख रहा हूँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये जो लॉ है, ये लॉ का मतलब क्या है, देखिए लॉ का मतलब है, दिया है यहाँ पर जो दिया है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, या इसी को बोलता है रेट ऑफ डीके। रेट ऑफ डीके किसके साथ प्रोपोर्शनल है, जो अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल लेफ्ट इन द सैंपल, मतलब
रेडियोएक्टिव सैंपल लेफ्ट आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद कितना रेडियोएक्टिव सैंपल लेफ्ट है। तो रेट ऑफ डीके किसे बोलेंगे? रेट ऑफ डीके होगा जिस अमाउंट से हमारा कोई भी रेडियोएक्टिव सैंपल डीके हो रहा है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है dn dt प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कितना अमाउंट था। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पर n0 से यहाँ पर n है, कौन बड़ा है बोलिए तो? धीरे धीरे डीके हो रहा है। तो हम सभी लोग को पता है n0 इज ग्रेटर देन n, n0 ग्रेटर देन n मतलब धीरे धीरे हमारा कम रहा है। तो टाइम के साथ अगर सैंपल कम जाता है तब हमारे यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि टाइम के साथ हमारा सैंपल कम रहा है। थोड़ी देर बाद और कम जाएगा, थोड़ी देर बाद और कम जाएगा, तो ये जो कमते कमते हमारा जो जाएगा, इसलिए हमारा टाइम के साथ रेडियोएक्टिव सैंपल कम रहा है। तो कम रहा है इसलिए हमारा डीके में, रेट ऑफ डीके में क्या होगी? माइनस आएगा। समझ पा रहे हैं? इसलिए यहाँ पर माइनस आया। तो यही था रदरफोर्ड और स्टडी का रेडियोएक्टिव लॉ। तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे और ये अभी हम लोग इससे स्टडी करके रेडियोएक्टिविटी का इक्वेशन निकालेंगे। यहाँ तक समझ गए? ये रेट ऑफ डीके है, n इज द अमाउंट ऑफ radioactive substance left after time t टाइम के बाद कितना खत्म हो गया नहीं है, कितना प्रेजेंट है, लेफ्ट जो है अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव लेफ्ट, मतलब उस सैंपल में कितना रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टी टाइम बाद प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं क्या? n। ठीक है, और टी तो हमारा टाइम है, आप लोग सब समझ पा रहे हैं। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आप सभी लोगों को पता है कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बोलिए तो? वो जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं डीके कांस्टेंट। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन इसको हटाएंगे तो क्या होगा? माइनस dn dt इक्वल टू लैम्डा इंटू n। जो लैम्डा है, लैम्डा को क्या बोलेंगे हम लोग? लैम्डा इज नथिंग बट ए डीके कांस्टेंट। लैम्डा इज ए डीके कांस्टेंट। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास एक इक्वेशन आ चुका है, dn dt लैम्डा n। ये वाला एक इक्वेशन आया है। अभी इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे। ये वाला एक इक्वेशन है, इसको और भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? dn अपॉन n इक्वल टू माइनस लैम्डा dt हम लोग लिख सकते हैं इसको। बोथ साइड अगर हम लोग इंटीग्रेट करें, तो क्या होगा? तो हमारे पास आएगा, कहाँ से कहाँ इंडिकेट होगा बोलिए? कहाँ से कहाँ सैंपल जा रहा है? सैंपल जा रहा है हमारा n0 से n तक और टाइम 0 से t जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि n0 क्या है सर? n0 है इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल। इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल मतलब जब टाइम t इक्वल टू 0 था, मतलब हमारे पास यहाँ पर देखिए टाइम t इक्वल टू 0 था, तब हमारा जितना रेडियोएक्टिव सैंपल पड़ा था उसको बोलेंगे n0। कुछ समय बाद जब रेडियोएक्टिव सैंपल कम गया, जब t इक्वल टू t है तो कितना पड़ा है? n पड़ा है। समझ पा रहे हैं ना? तो n0 है इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको करेंगे तो क्या होगा? ln n होगा ये वाला, क्योंकि dn बाई इंटीग्रेशन करेंगे तो ln n, ln मतलब log e बेस जिसे बोलते हैं। ln का मतलब है log बेस e, log बेस e को ln बोलते हैं, इसलिए मैं तो ln लिख रहा हूँ। ठीक है, सो ln n0 टू n, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dt का इंटीग्रेशन t होगा, तो माइनस लैम्डा t। तो इसको लिमिट पुट करेंगे ln n माइनस ln n0 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t। सो ln n बाई n0, क्योंकि log a माइनस log b क्या होता है? log a बाई b इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t। ये वाला आया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? आप सभी लोगों को पता है, अगर मेरा ये वाला इक्वेशन आ रहा है ln n बाई n0 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t, ln n बाई n0 अगर माइनस लैम्डा t आ रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? n बाई n0 इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस लैम्डा t। मैं लिख सकता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि ln है, हट जाएगा तो e टू द पावर आ जाएगा। अरे देखिए ना, ln n का मतलब ही तो है log e बेस n, इसका मतलब तो यही है। समझ पा रहे हैं ना? ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, इसका मतलब ये है log e बेस n बाई n0। तो इसलिए हम लोग इसको कर पा रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया? n इक्वल्स टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रेडियोएक्टिविटी आ चुका है। सबसे पहला जो इक्वेशन n इक्वल्स टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t। समझ पा रहे हैं कहाँ से आया इक्वेशन? इसको आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए।
यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये वाला हमारा हुआ एक इक्वेशन, हमने देखा कि रेडियो एक्टिव सैंपल का अगर हमारे पास इनिशियल N0 है तो कुछ टाइम बाद कितना सैंपल पड़ा रहेगा। सो देखिए, तो क्या आ गया इक्वेशन, n इक्वल्स टू N0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये वाला हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं कि यह लैम्डा है क्या, लैम्डा तो डीके कांस्टेंट है, लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डीके कांस्टेंट, व्हाट इज डीके कांस्टेंट लैम्डा। तो बोल पाएंगे लैम्डा का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन आप बोल पाएंगे? सोचिए सोचिए, लैम्डा का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन आप लोग बोल पाएंगे? सोचिए सोचिए, लैम्डा का डेफिनेशन अभी हम लोग देखेंगे। लैम्डा का डेफिनेशन है क्या सर? तो डीके कांस्टेंट है क्या, देखिए लैम्डा का। तो अगर मैं बोलूँ ये वाला इक्वेशन में इफ t इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा, अगर t हमारा 1 बाई लैम्डा होता है, अगर मैं पुट करता हूँ तो क्या होगा, देखिए देन मैं क्या लिख सकता हूँ, n इक्वल्स टू N0 e टू पावर माइनस लैम्डा। t का जगह क्या लिखूंगा, 1 बाई लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा तो क्या पड़ा रहेगा, N0 e टू द पावर माइनस 1। तो मैं लिख सकता हूँ n इक्वल्स टू N0 बाई ई। 1 बाई ई का वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर में पुट करना तो क्या आएगा, 0.368 N0 ये वाला आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि हमारा यहाँ पर तो फिर n कितना रहेगा, 36.8% ऑफ N0 ये वाला हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग डीके कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। डीके कांस्टेंट क्या है, डीके कांस्टेंट हमारा टाइम का इनवर्स है या रेसिप्रोकल है, जिस टाइम में हमारा जो डीके, हमारा जो रेडियोएक्टिव सैंपल डीके होके उसके अंदर 36.8% सैंपल पड़ा रहेगा। नहीं समझे ना, मुझे पता है आप लोग नहीं समझे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए इनिशियल अमाउंट N0 है, कुछ समय बाद ये वाला N बन गया है आफ्टर टाइम T, T इक्वल्स टू T में ये वाला बन गया है। तो इनिशियल परसेंटेज कितना था, 100%। तो जिस टाइम में, जिस रेसिप्रोकल ऑफ टाइम में कितना परसेंट बाकी रहेगा, 36.8%, 36.8%, उसी को बोलेंगे क्या, डीके कांस्टेंट। समझ पा रहे हैं ना T का बात। तो देखिए T क्या है, 1 बाई लैम्डा, यहाँ पर T क्या है, 1 बाई लैम्डा। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डीके कांस्टेंट लैम्डा इज द ये वाला डेफिनेशन, ये वाला एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इन व्हिच 36.8% ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल 36.8% रेडियोएक्टिव सैंपल is left in the substance। जिस टाइम के बाद 36.8% रहेगा हमारा उस सैंपल में लेफ्ट, उसी को बोलेंगे क्या, डीके कांस्टेंट। तो ये है डीके कांस्टेंट का डेफिनेशन। समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए ये वाला, और डीके कांस्टेंट का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट, तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है तो इसका यूनिट क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। इसका यूनिट होगा सेकेंड इनवर्स। तो डीके कांस्टेंट का यूनिट है सेकेंड इनवर्स। तो हम लोग ये वाला समझ गए कि डीके कांस्टेंट है क्या सर। और एक चीज हमें जानना पड़ेगा यहाँ से कि हाफ लाइफ क्या है। डीके कांस्टेंट जान लिए, अभी हम लोग और चीज देखेंगे जिसका नाम है हाफ लाइफ। व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड, वो भी इस इक्वेशन से हम लोग डिराइव करेंगे। व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं हाफ लाइफ है क्या। अभी हेडिंग कीजिए हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, इसको टी कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो जिस टाइम के बाद एक रेडियोएक्टिव सैंपल में उसका हाफ सब्सटेंस पड़ा रहेगा उसी को बोलेंगे हाफ लाइफ। द टाइम आफ्टर व्हिच द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लेफ्ट इन द सैंपल कितना है, इन द सैंपल is half of the initial amount is called
हाफ लाइफ, टी इज कॉल्ड हाफ लाइफ। मतलब टी इक्वल्स टू, जब मेरा हाफ लाइफ होगा तो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कितना पड़ा रहेगा बोलिए तो, हमारा हाफ पड़ा रहेगा। मतलब एट टी इक्वल्स टू टी हमारा एन क्या पड़ा रहेगा, n0/2 हमारा पड़ा रहेगा। टी इक्वल्स टू टी में एन कितना पड़ा रहेगा, n0/2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो n इक्वल्स टू n0e माइनस लैम्डा टी, हम लोग ये वाला इक्वेशन जानते हैं। तो जब हाफ लाइफ का मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या आएगा, n0/2, क्योंकि n का वैल्यू n0/2 इक्वल्स टू n0e माइनस लैम्डा कैपिटल टी। सो दोनों साइड से n0 कट गया, तो e माइनस लैम्डा टी इक्वल्स टू 1/2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, e लैम्डा टी इक्वल्स टू 2 लिख सकता हूँ, माइनस को दे देंगे तो रिवर्स हो जाएगा। तो हम लोग बोथ साइड अगर लॉग ले ले, सो लैम्डा टी इक्वल्स टू क्या होगा, ln 2 हो जाएगा ना। बोथ साइड अगर मैं ln ले लूँ तो ये वाला e चल जाएगा, क्योंकि ln e का वैल्यू क्या है, आप सभी लोग को पता है, ln e का वैल्यू है 1। अरे मैं एक स्टेप कर ही देता हूँ, आप लोग शायद कंफ्यूज हो जा रहे हैं, मैं एक स्टेप बड़ा कर देता हूँ। ln e लैम्डा टी हो रहा है तो इक्वल्स टू ln 2, बोथ साइड मैंने ln ले लिया, यहाँ से बोथ साइड log ले लिया, तो ऊपर जो भी रहता है log का वो आगे आ जाता है। सो लैम्डा टी ln e का वैल्यू है 1 इक्वल्स टू, ये वाला कैपिटल टी होगा, इक्वल्स टू ln 2। तो यहाँ से t का वैल्यू आ गया ln 2/λ। ln 2 का वैल्यू अगर आप लोग कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा 0.693/λ। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड डीके कांस्टेंट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड डीके कांस्टेंट। ये भी एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक प्रूफ है, द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड डीके कांस्टेंट, ln 2/λ या 0.693/λ। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। समझ पा रहे हैं? अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि दूसरा टाइप का इक्वेशन क्या है, हाफ लाइफ। हम लोग और एक तरह से भी हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये वाला मेथड भी अच्छा है, लेकिन और एक मेथड है जिससे हम लोग कर पाएंगे ये सब का क्वेश्चन, ठीक है, उसको हम लोग भी देख लेते हैं। तो देखिए, सो देखिए क्या टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखिए, अगर आपको बोले एक रेडियोएक्टिव सैंपल में इनिशियल अमाउंट है n0, उसका हाफ लाइफ है t, तो आफ्टर वन हाफ लाइफ सैंपल लेफ्ट कितना होगा, सैंपल लेफ्ट कितना होगा, n क्या होगा, एक हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, n0/2। तो एक के बाद कितना सैंपल रहेगा, n0/2। सो अगर एक हाफ लाइफ हुआ तो आफ्टर 2 हाफ लाइफ क्या होगा बोलिए तो, आफ्टर 2 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ अगर हुआ तो क्या होगा, सैंपल लेफ्ट। तो n1 मतलब उसका हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि n1/2 दैट इज n0/2/2 दैट इज n0/2 स्क्वायर हो रहा है। n0/4 मतलब 2 स्क्वायर, 2 हाफ लाइफ के बाद जो हो रहा है 2 स्क्वायर। अगर मैं बोलूं आफ्टर 3 हाफ लाइफ क्या होगा, आफ्टर 3 हाफ लाइफ सैंपल लेफ्ट कितना होगा बोलिए तो, n3 क्या होगा, n2/2 दैट इज n0/2 स्क्वायर/2 दैट इज n0/2 क्यूब होगा ना। तो सिमिलरली आफ्टर 4 हाफ लाइफ सैंपल लेफ्ट n4 क्या होगा, देखिए सिमिलरली n0 टू द पावर 4 होगा। तो ऐसे करके हमारा चलता रहेगा, ऐसे करके चलता रहेगा। तो आफ्टर अगर मैं बोलूं n हाफ लाइफ, आफ्टर n हाफ लाइफ हमारा सैंपल लेफ्ट कितना हो जाएगा बोलिए तो, सैंपल लेफ्ट हमारा हो जाएगा n0/2 टू द पावर n। ये भी एक फॉर्मूला है हमारा कोई भी रेडियोएक्टिव सैंपल का हाफ लाइफ कैलकुलेशन के लिए। कितना सैंपल बाकी रहेगा वो भी हम लोग न्यूमेरिकल से भी करेंगे जब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो n हाफ लाइफ के बाद कितना सैंपल लेफ्ट होगा उसका भी फॉर्मूला हमने एस्टेब्लिश कर लिया। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और एक नया चीज, इसको बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। उसका पहले अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ स्क्रीन से। सो देखिए, जो हम लोग बोल रहे थे कि ये वाला हुआ हमारा हाफ लाइफ। अभी हम लोग को और एक चीज जानना पड़ेगा जिसका नाम है एक्टिविटी। तो ये तो हमारा रेडियोएक्टिविटी का इक्वेशन हमने देखा, हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करके देखा। अभी एक रेडियोएक्टिव सैंपल का एक्टिविटी किसे कहेंगे, ये जिसको रेडियोएक्टिविटी भी हम लोग बोलते हैं। तो ये देखिए, ये तो रेडियोएक्टिविटी नहीं है, ये क्या है, ये हमारा क्या है बोलिए तो, ये हमारा है रेडियोएक्टिव सैंपल कितना बाकी है। लेकिन रेडियोएक्टिविटी का अगर हम लोग इक्वेशन करें तो रेडियोएक्टिविटी क्या है तो देख लीजिए। तो एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस अगर हम लोग बोले तो एक्टिविटी का जो हमारा फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह का है। एक्टिविटी या इसको रेडियोएक्टिविटी बोल सकते हैं। एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस क्या है,
एक्टिविटी इसको हम लोग रिएक्टिविटी भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है लैम्डा एन। रिएक्टिविटी एक्टिविटी उसका फॉर्मूला लैम्डा एन, मतलब R इक्वल्स टू हम लोग जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़े थे बोलिए तो, माइनस dN/dt, इसी को ही बोलते हैं लैम्डा एन। तो एक्टिविटी क्या है, रेट ऑफ डीके को ही, रेट ऑफ डीके को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डीके या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डीके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एक्टिविटी। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से इक्वेशन में पुट करें तो क्या आ जाएगा, R इक्वल्स टू R0 e⁻ माइनस लैम्डा टी, ये वाला हमारा एक फॉर्मूला आ जाएगा। dN/dt से हम लोग ये वाला फॉर्मूला आ गया। तो अभी एक्टिविटी का यूनिट क्या है सर, ये एक्टिविटी का यूनिट क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी तो क्या क्या है, सबसे पहले है 1 डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, पर सेकेंड, या इसको हम लोग बोलते हैं 1 DPS, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये बेसिक यूनिट है। इसके बाद हमारे जो महान साइंटिस्ट थे उनके कंट्रीब्यूशन को देके भी यूनिट बनाया गया है। जैसे एक यूनिट है बेक्वेरेल, 1 बेक्वेरेल, ये बेक्वेरेल भी साइंटिस्ट बेक्वेरेल, हेनरी बेक्वेरेल का नाम से दिया गया है। 1 बेक्वेरेल का मतलब है 1 DPS, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। इसके अलावा भी और भी यूनिट है, जैसे 1 क्यूरी, मैडम क्यूरी को कंट्रीब्यूट देके 1 क्यूरी बनाया गया है। 1 क्यूरी का मतलब है 3.7 10⁻10 बेक्वेरेल, या हम लिख सकते हैं 3.7 10⁻10 DPS। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, क्यूरी का यूनिट और बेक्वेरेल का यूनिट। इसके बाद और एक यूनिट है, और एक यूनिट है क्या है, रदरफोर्ड, क्योंकि साइंटिस्ट रदरफोर्ड का भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसलिए रदरफोर्ड बोल के भी यूनिट है रेडियो एक्टिविटी में। 1 रदरफोर्ड इक्वल्स टू 10⁻6 बेक्वेरेल या 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ये सारे क्या है, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। और अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करें, इसका प्लॉट कुछ इस तरह से होता है, इस तरफ रेडियो एक्टिव सैंपल है, इस तरफ हमारा टाइम है, ये e⁻- में जा रहा है, तो ये ग्राफ कुछ ये वाला होता है, और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला है R0। ये है हमारा रिक्वायर्ड कर्व, समझ चुके हैं, वेरी गुड। तो ये वाला हम लोग देख लिए। और एक टाइप का कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है कि एवरेज लाइफ सर क्या है या मीन लाइफ क्या है। तो मीन लाइफ टाइम का इक्वेशन मैं आप लोग को बोल दे रहा हूँ, उसको लिख के रख दीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कि उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स में जाएंगे कि मीन लाइफ या एवरेज लाइफ किसे बोलते हैं, मीन लाइफ या एवरेज लाइफ। ये एवरेज ऑफ ऑल लाइफ टाइम्स जो है उसको हम लोग टाउ साइन से डिनोट करते हैं, 1/λ है। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन आए फाइंड द मीन लाइफ या फाइंड द एवरेज लाइफ, तब आप लोग जो भी डीके कांस्टेंट का वैल्यू आएगा उसका इन्वर्स कर देना, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, वो है मीन लाइफ। ठीक है, ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन पहले से सेट करके रखा हूँ, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं बोर्ड को साफ करके, यूनिट लिखना चाहता लिख लीजिए, मैं बोर्ड को साफ करके भी क्वेश्चंस लिखता हूँ न्यूमेरिकल्स। चलिए देख लेते हैं, देखिए कैसा लग रहा है क्लास, कमेंट करके फीडबैक देते रहना, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ दिया है हाफ लाइफ ऑफ ए सैंपल इज 2 days। एक सैंपल का हाफ लाइफ 2 days है। हाउ मच ऑफ 1 gram of this substance, 1 gram of this substance will remain after 16 days। ये वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए हाफ लाइफ बोला है 2 days, हम लोग n इक्वल्स टू n0 e⁻−λt ये वाला फॉर्मूला से कर सकते हैं, क्योंकि हाफ लाइफ से हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकाल पाएंगे। लेकिन हम लोग उतना मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देख पा रहे 16 क्या है, 2 का एक मल्टीपल है। तो यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन हम लोग इजीली कर पाएंगे कि हम लोग को पता है कि 1/2, क्योंकि हाफ लाइफ कितना है, देखिए हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ बोला है t इक्वल्स टू 2 days बोला है, और रिक्वायर्ड टाइम कितना 16 days। तो अगर एक हाफ लाइफ होगा तो 16 का मतलब क्या है बोलिएगा, 16 का मतलब है 2⁴ days। सो आफ्टर 2 days कितना सैंपल लेफ्ट होगा, हाफ लाइफ t है, तो हाफ लाइफ के बाद सैंपल लेफ्ट कितना होगा, सैंपल लेफ्ट
आप सभी लोगों को पता है सैंपल लेफ्ट कितना होगा, n0/2। तो आफ्टर 2 डेज के बाद अगर और एक हाफ लाइफ हुआ, मतलब आफ्टर 2 डेज का मतलब क्या है, 1 हाफ लाइफ टाइम, एक हाफ लाइफ टाइम हुआ। आफ्टर 4 डेज, आफ्टर 4 डेज का मतलब क्या है, 2t, मतलब 2 हाफ लाइफ टाइम जब होगा तो क्या होगा, सैंपल लेफ्ट कितना होगा, n0/2 स्क्वायर, क्योंकि 2t मतलब 2 स्क्वायर, तो 2^4 मतलब कितना t होगा, दैट इज 4t। दैट इज आफ्टर 16 डेज, जाके 16 मतलब क्या होगा, 16 मतलब 40, सैंपल लेफ्ट कितना होगा, सैंपल लेफ्ट कितना होगा बोलिए, n0/2^4, एज सिंपल एज दैट। कितना सब, क्योंकि हमारा 16 मतलब 2^4 है, तो सैंपल कितना लेफ्ट होगा, क्योंकि 16 मतलब 2^4 है, तो हमारा 2^4 हो रहा है, तो कितना बाकी रहेगा, एक मिनट, हमारा एक मिनट, हाफ लाइफ 2 डेज, सो n0 एक हाफ टाइम के बाद पड़ा रहेगा, क्योंकि कितना हाफ टाइम हमारा, आफ्टर 16 डेज। तो 16 डेज नहीं, एक चीज़ मैंने गलत किया यहाँ पर, एक चीज़ मैंने गलत किया, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2^4 नहीं करते हम लोग, यहाँ पर अगर 2 होता है 2 डेज का, इधर 2 स्क्वायर हो रहा है, इसके बाद अगर 4 हो रहा है तो यहाँ पर 2 डेज के बाद फिर से 2 हाफ लाइफ टाइम के बाद तो क्या होगा, हमारा 2^4 हो रहा है। फिर अगर, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि 4t के बाद हमारा ये वाला हो रहा है, तो ये वाला गलत हुआ, ये वाला हमारा 4, फिर हमारा और भी हाफ लाइफ टाइम बढ़ेगा, तो 2 करके बढ़ता रहेगा, 2 मोर डेज। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने गलती कर दिया था, आप लोग को मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ये वाला थोड़ा गलती हो गया था। 16 डेज का मतलब क्या है, 16 डेज का मतलब है 8 × 2 डेज, तो 2 डेज का मतलब एक हाफ लाइफ, तो क्या होगा, 8t होगा ना यहाँ पर। सो देखिए 2 डेज हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम लोग आफ्टर 1t सैंपल लेफ्ट कितना होगा, n0/2। सो आफ्टर 2t सैंपल लेफ्ट कितना होगा, जितना यहाँ पर नंबर होगा उतना होगा, दैट इज n0/2 स्क्वायर। अगर यहाँ पर आफ्टर 3t लिखा होता तो सैंपल लेफ्ट कितना होता, n0/2 ऐसा होता है। तो यहाँ पर कितना t होगा, आफ्टर कितना t बोला है बोलिए, तो यहाँ पर 8t बोला है, तो आफ्टर 8t के बाद सैंपल लेफ्ट कितना होगा। यहाँ पर एक चीज़ मैंने थोड़ा गलती कर दिया था, सैंपल लेफ्ट कितना होगा, n0/2^8, ये वाला होता आंसर, n0 क्योंकि 8 हाफ टाइम्स हो रहा है ना, क्योंकि 16 दिन मतलब 8t, तो 8 हाफ टाइम्स हो रहा है, तो n0/2^8 कितना होता है, n0 बोलिए 2^4 का मतलब है 16 × 16 कितना होता है, 256 होता है, सो 256। तो क्वेश्चन में बोला कितना अमाउंट ऑफ सैंपल बाकी है, सो हमारे पास क्वेश्चन में बोला है n0 का वैल्यू कितना था, 1 ग्राम था, n0 का वैल्यू था 1 ग्राम, तो n का वैल्यू क्या होगा, 1/256 ग्राम। इतना सैंपल हमारा क्या होगा, लेफ्ट होगा, उस सैंपल में इतना सैंपल हमारा लेफ्ट होगा, समझ पा रहे हैं। तो इतना सैंपल हमारा लेफ्ट होगा 1/256 ग्राम। इसको कैलकुलेटर में लिख देना, जो वैल्यू डेसिमल में आएगा उतना सैंपल बाकी रहेगा। तो हाफ लाइफ का क्वेश्चन में कुछ इस तरह से करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है हाउ मेनी ईयर्स 8 ग्राम of radium disintegrates to 1 ग्राम। ये क्वेश्चन है और हमारा क्वेश्चन में दिया है हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर्स। तो रेडियम का हाफ लाइफ कितना दिया है, रेडियम का हाफ लाइफ दिया है 1600 ईयर, तो 1600 ईयर में रेडियम हाफ होता है, तो बोला 8 ग्राम से 1 ग्राम होगा, तो क्या होगा देखिए 8 ग्राम से क्या होगा हमारा, कितना होगा बोलिए, 8 ग्राम से होगा 1 ग्राम में होगा। सो हमारा देखिए अगर टी कितना दिया, हाफ लाइफ कितना दिया 1600 ईयर्स दिया है, ठीक है। सो हमारा अगर इन 1t हमारा सैंपल कितना बाकी रहेगा, n0/2 बाकी रहेगा। अब 8 ग्राम से 1 ग्राम होगा, तो 8 ग्राम से 1 ग्राम होगा तो कितना सैंपल पड़ा रहेगा बोलिए, तो 8 ग्राम से 1 ग्राम मतलब कितना फ्रैक्शन हो जा रहा है, 8 से 1 बोलिए, सो 1/8 का मतलब है 1/2³ ये वाला हो रहा है। सो 2t में कितना होगा, 2t में होगा तो n क्या होगा, n0/2 स्क्वायर दैट इज n0/4 हो रहा है, और 3t में क्या होगा, n होगा
n0/2 क्यूब दैट इज n0/8 होगा। सो क्वेश्चन में बोला 8 ग्राम से 1 ग्राम होगा, तो हमारा 1/8 टाइम्स हो जाएगा ना, क्योंकि n0 हमारे क्वेश्चन में क्या है, n0 क्वेश्चन में 1 ग्राम गिवन है। इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, ये वाला इजी प्रोसेस है, एक हार्ड प्रोसेस भी है, वो भी आप लोग को दिखा दूंगा, जब करा रहा हूँ दोनों प्रोसेस दिखा दूंगा। ये वाला इजी प्रोसेस था, तो n0/8 हो रहा है, तो 3 टाइम के बाद n0/8 हो रहा है। तो कब होगा n0/8, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में क्या मांगा है, हमारा क्वेश्चन में माना है कितना टाइम बाद हमारा 8 ग्राम से 1 ग्राम होगा। तो यहाँ पर अगर 8 ग्राम बिठा दे तो ये वाला 1 ग्राम ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पर 3 टाइम के बाद, तो देयरफॉर 3t के बाद n का वैल्यू क्या होगा, n0/8। तो n0 का वैल्यू क्या था क्वेश्चन में, देखिए सॉरी, n0 का वैल्यू क्या था 8 ग्राम, n का वैल्यू तो 1 ग्राम होना चाहिए, तो इसको हमें निकालना है। तो n0 का वैल्यू 8 ग्राम बाई 8 दैट इज 1 ग्राम हो रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 3t के बाद ये 1 ग्राम हो जा रहा है। तो 1t का वैल्यू था कितना, 1600 ईयर, तो 3t का वैल्यू कितना होगा, 3 × 1600 दैट इज 4800 ईयर्स, 4800 ईयर्स। तो ये वाला होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो 4800 ईयर्स बाद हमारा रेडियो एक्टिव सैंपल 8 ग्राम से 1 ग्राम हो चुका है। तो ये वाला था इजी प्रोसेस। हम लोग हाफ लाइफ का फॉर्मूला से इसको निकाल लिया। अगर आप हम लोग n = n0 - लैम्डा टी का फॉर्मूला से करते हो तो कैसा नहीं होता, तो क्यों नहीं होता, ऑब्वियसली होता। तो उस फॉर्मूला से भी मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ कि वो वाला फॉर्मूला से कैसे करेंगे। तो ये वाला मैं बोल देता हूँ, जो भी इंटेलिजेंट बच्चा लोग है वो थोड़ा ये वाला प्रोसेस यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्या बुद्धू बच्चा लोग यूज करते नहीं, बुद्धू बच्चा नहीं, लेकिन उसको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। हमारा लाइफ का एक ही काम है कि टाइम को बचाना, क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस है। तो हमें क्या करना पड़ता है, टाइम को बचाना पड़ता है। तो देख लेते हैं, तो उस इक्वेशन से अगर पुट करते हैं तो t ये वाला है, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होता है 0.693/t हाफ दैट इज 0.693/1600 ये वाला हो रहा है हमारा। तो ये वाला हमारा क्या मिल गया, लैम्डा का वैल्यू मिल गया। हमें क्या चाहिए, n = n0 - लैम्डा टी। हमें क्या चाहिए, t चाहिए, तो इस t को हमें निकालना पड़ेगा वैल्यू। सो n का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है 1 ग्राम, n0 का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 8 ग्राम, e⁻ लैम्डा का वैल्यू कितना दिया है 0.693/1600 इंटू t, ये वाला t का वैल्यू निकालना है। सो अगर मैं माइनस को हटा दूं तो e⁻ 0.693/1600 इंटू t = क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। सो बोथ साइड अगर हम लोग लॉग ले लेते हैं तो 0.693/1600 इक्वल्स टू हमारा ln 8। ln 8 का मतलब क्या है, ln 2 का होल क्यूब दैट इज 3 ln 2 दैट इज 3 × 0.693 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक t था, तो t को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 × 0.693 डिवाइडेड बाई 0.693 इंटू 1600, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाला कट जा रहा है। देखिए सेम आंसर आ चुका है दैट इज 4800 ईयर्स। तो आप लोग किसी भी फॉर्मूला में पुट करेंगे हमारा आंसर आ ही जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला है, आएगा तो आएगा, ऑब्वियसली आएगा। तो ये वाला हमारा सेम क्वेश्चन हम लोग 2 प्रोसेस से कर चुके हैं। तो ये वाला प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है, इसलिए मैं पहले वाला प्रोसेस आप लोग को रिकमेंड करूंगा, ठीक है। तो चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या दिया गया है, क्वेश्चन 3 बोला है इफ अ सब्सटेंस रिड्यूसेस टू, if a substance reduces to 1/32 part in 8000 years, find its half life, एंड सिर्फ हाफ लाइफ बोला है, मैं डीके कांस्टेंट बोल देता हूँ, मैं इसके साथ बोल दे रहा हूँ एंड डीके कांस्टेंट भी निकालिए, हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट, ये दोनों चीजें आप लोग निकालिए। तो ये वाला क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे देखिए। सो ये वाला लॉन्ग प्रोसेस तो है, तो लॉन्ग प्रोसेस हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे इजी प्रोसेस में, जो कि हमारा हाफ लाइफ का वो जो है। तो देखिए हमारा 8000 ईयर्स में हमारा सैंपल कितना हो गया, n हो गया n0/32। तो जब हमारा 8000 ईयर्स हो गया, n हो गया 32। सो हम क्या करेंगे देखिए कि 32 का मतलब क्या है, 2 टू द पावर कितना होता है, 2 टू द पावर 5 होता है। एक चीज देख 2 टू द पावर 5 होता है, तो 2 टू द पावर 5, तो n का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया 5 हो गया। हमें पता है आफ्टर n हाफ टाइम सैंपल लेफ्ट कितना होता है n0/2 टू द पावर n होता है। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या n का वैल्यू 5 है, तो आफ्टर 5t n का वैल्यू क्या है n0/2
2⁵ हो रहा है, ये वाला वैल्यू है। तो यहाँ पर ये 5t का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में दिया है, ये वाला 5t का वैल्यू क्वेश्चन में देखिए क्या है 8000 दिया है तो हमारा t का वैल्यू क्या होगा 8000/5। इसको काटेंगे तो क्या होगा 5 1 5 5 6 1600 ईयर्स। तो टाइम पीरियड क्या निकल गया 1600 ईयर्स। तो हमारा हाफ लाइफ पीरियड क्या आ गया 1600 ईयर्स। इसके अलावा आपको डीके कांस्टेंट मांगा था, तो डीके कांस्टेंट का वैल्यू क्या निकलता है लैम्डा इक्वल्स टू 0.693/t हाफ, दैट इज 0.693 बाई कितना साल मिला है हमारा हाफ लाइफ 1600 ईयर्स। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में रख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा जब भी डीके कांस्टेंट का वैल्यू करेंगे तो आपको सेकंड इनवर्स में करना पड़ेगा। तो ईयर्स से हमें क्या करना पड़ेगा, ईयर्स से इसको मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक ईयर से सेकंड में करने के लिए 365 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इंटू 24 इंटू 3600। ये वाला इतना सब क्यों किए क्योंकि मुझे सेकंड इनवर्स में करना है। तो ये सब वैल्यू पुट कर देना, सेकंड इनवर्स में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हुआ हमारा और एक क्वेश्चन। इसको लॉन्ग प्रोसेस से भी कर सकते थे। ये वाला इक्वेशन से n इक्वल्स टू n0 e⁻ λt, ये वाला इक्वेशन से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो वाला मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ, आप लोग खुद से करना। ठीक है, और एक टाइप का क्वेश्चन करते हैं। चलिए और एक टाइप का क्वेश्चन क्या दिया है, हाँ चलिए देख लेते हैं और एक क्वेश्चन। मैं हर एक टाइप का एक क्वेश्चन लाया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। हर एक टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 क्या बोला है, क्वेश्चन 4 बोला है हाफ लाइफ ऑफ थोरियम। क्वेश्चन में कितना बोला है 1.5 10⁻10 years. What time will be required? What time will be required to disintegrate 20% of thorium? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे देखिए। तो बोला है हमारे पास एक थोरियम का हाफ लाइफ दिया है 1.5 10⁻10 years। तो कितना टाइम बाद हमारा 20% थोरियम डिके होगा। तो एक चीज ख्याल कीजिए 20% थोरियम डिके हो जा रहा है, तो सैंपल लेफ्ट कितना है, मैं क्या बोल रहा हूँ 20% हमारा क्या हो रहा है 20% डिके हो रहा है। तो सैंपल लेफ्ट कितना होगा, तो सैंपल लेफ्ट आफ्टर टाइम टी कितना होगा, सैंपल लेफ्ट आफ्टर टाइम टी एन क्या होगा, दैट इज 100 - 20, दैट इज 80% लेफ्ट होगा ना, 80% लेफ्ट होगा। तो 80% का मतलब क्या है 80/100, दैट इज 4/5 पार्ट, दैट इज 4/5 पार्ट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ सैंपल कितना लेफ्ट है, तो n इक्वल्स टू 4/5 ऑफ n0 लेफ्ट है। और खत्म कितना हो गया 20% मतलब 1/5 हमारा डिके हो गया, 20% मतलब तो 1/5 ऑफ n0, तो उसका डिके हो गया, तो इतना लेफ्ट है। तो यहीं से हमारे फॉर्मूला में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ये भी दिया हाफ लाइफ कितना दिया है, हाफ लाइफ दिया है 1.5 10⁻10 years। तो यहाँ से डीके कांस्टेंट क्या होगा ln 2/t, दैट इज ln 2/1.5 इंटू 10⁻10, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन। तो मुझे टाइम पीरियड निकालना है, तो कैसे करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है n इक्वल्स टू n0 e⁻ λt। इसमें हम लोग शॉर्टकट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हाफ लाइफ से ये वाला क्वेश्चन इजीली नहीं होगा, क्योंकि 80% बाकी है, तो ये वाला कोई रिलेशन में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको पुट करूंगा। सो मैं लिख सकता हूँ n0 का वैल्यू 4/5 n0 इक्वल्स टू n0 e⁻ λt। सो n0 कट गया, तो e⁻ का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू मैं पुट दोनों साइड अगर मैं लॉन ले लूँ, सो λt इक्वल्स टू लॉन ऑफ 5/4, ये वाला आ रहा है लॉन ऑफ 5/4। सो t का वैल्यू क्या आएगा 1/λ लॉन ऑफ 5/4। तो 1/λ का वैल्यू क्या है सर, 1/λ का वैल्यू है, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, ये जो इसका ठीक उल्टा 1.5 10⁻10 बाई ln 2 इंटू लॉन ऑफ 5/4, ये वाला आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। इसमें आएगा वैल्यू हमारा ईयर्स में आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ln 5/4 1.25 आ रहा है, 5/4 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है 1.25। ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करके फाइनली जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, ईयर्स में आएगा। ठीक है, तो ये वाला है हमारा हाफ लाइफ का फॉर्मूला, समझ पा रहे हैं ना, ये वाला हमारा हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है,
सो ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक टाइप का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक टाइप का क्वेश्चन करते हैं, चलिए देख लेते हैं। हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन आप लोग का करा दे रहा हूँ, क्योंकि आप ये नया चीज सीख रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना आना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? क्वेश्चन 5 बोला है 210 पोलोनियम हैज हाफ लाइफ कितना बोला है? 140 डेज। हाउ मेनी डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड? हाउ मेनी disintegration per second, how many disintegration per second will occur on 1 ग्राम 210 पोलोनियम। तो ये वाला क्वेश्चन है, 1 ग्राम पोलोनियम में 1 सेकंड में कितना सारा डिसइंटीग्रेशन होगा। ये भी और एक टाइप का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा डब्बा, जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन 5 अलग अलग टाइप का है, इसलिए आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 क्लास, मतलब 5 न्यूमेरिकल टेबल है, हर एक टाइप से आपको एग्जाम में आ सकता है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है कि हाफ लाइफ दिया है 140 डेज। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन हम सभी लोग को क्या पता है? आर का वैल्यू क्या पता है हमें? लैम्डा एन, इसका वैल्यू पता है। तो लैम्डा का वैल्यू क्या है? तो लैम्डा का वैल्यू है ln 2/t, दैट इज ln 2/140, ये हम लोग को पता है। तो कितना डिसइंटीग्रेशन होगा 1 ग्राम पोलोनियम का? 1 ग्राम पोलोनियम का कितना डिसइंटीग्रेशन होगा, ये वाला हमारा क्वेश्चन में दिया है। तो नंबर ऑफ, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन 1 ग्राम पोलोनियम। तो सबसे पहले ये वाला देखना पड़ेगा। तो क्योंकि एन का वैल्यू हमें चाहिए, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन 1 ग्राम पोलोनियम। इसका फॉर्मूला क्या पता है? नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 1 ग्राम पोलोनियम में कितना होता है पता है क्या? तो ये वाला क्या है बोलिए? तो 1 ग्राम पोलोनियम बोलिए, कमेंट कीजिए। ये वाला है एवोगाड्रोस नंबर इनटू 1 ग्राम, एवोगाड्रोस नंबर इनटू 1 ग्राम पोलोनियम डिवाइडेड बाय उसका क्या है? उसका है हमारा मॉलिक्यूलर मास। तो क्या हो जाएगा? एवोगाड्रोस नंबर 6.022 10⁻23 इंटू 1/210, इतना है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 ग्राम पोलोनियम। 210 क्या है? 210 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोलोनियम। क्योंकि मास नंबर है 210, तो ये वाला है मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोलोनियम। ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मेनी डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड विल ऑकर ऑन 1 ग्राम पोलोनियम। तो हमें ये वाला चाहिए। तो हमें एन का वैल्यू हमें मिल चुका है, तो हमें क्या चाहिए? आर का वैल्यू चाहिए। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा एन। तो लैम्डा का वैल्यू है ln 2/140, लेकिन 140 हम लोग नहीं रख पाएंगे, ये वाला ईयर्स में है। तो ईयर्स में मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटू 365 डेज इन 24 आवर्स इंटू 3600 सेकेंड। तो ये वाला क्या हो जाएगा? सेकेंड यूनिवर्स। तो मैं क्या लिखूंगा? 140 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 3600 इंटू क्या होगा ऊपर? ये वाला वैल्यू होगा 6.022 10⁻23 इंटू 1/210। ये किस में आएगा? डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में आएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा? मैं कैलकुलेटर में थोड़ा करके देख लेता हूँ। कैलकुलेटर में लाया हूँ, थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं कैलकुलेटर में कितना होगा। कहाँ गया कैलकुलेटर? एक मिनट, कैलकुलेटर नहीं मिल रहा मुझे, इतना दिमाग खराब हो जा रहा है। ठीक है, सॉरी। तो देख लेते हैं क्या होगा। ln 2 का मतलब है 0.693 इंटू 6.022 डिवाइडेड बाई 140 डिवाइडेड बाई 365 डिवाइडेड बाई और क्या है 24 डिवाइडेड बाई 3600 डिवाइडेड बाई 210। सो कितना आ रहा है? 4.50 इंटू 10 टू दी पावर कितना आएगा? -23 11, हाँ 10 टू दी पावर 11 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। या मैं इसको लिख सकता हूँ 4.50 इंटू 10 टू दी पावर 11 बेक्वेरल। तो ये वाला होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो हाउ मेनी डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड विल ऑकर ऑन 1 ग्राम पोलोनियम का आंसर
हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। पहले आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। हो गया यहाँ तक? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन सर आप क्या क्या क्वेश्चन करा रहे हैं, दिमाग के ऊपर से जा रहा है। कुछ कर नहीं सकते बेटे, क्योंकि ये सभी आएगा आपके एग्जाम में। मैं ऊपर से जाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना जो मैं नॉलेज है ये भी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ। ये आप लोग को जो आएगा एग्जाम में, इसलिए मैं आप लोग करा रहा हूँ, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में फेस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ 210 polonium 84 to provide source of alpha particle। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ 5 मिलीक्यूरी स्ट्रेंथ। और क्वेश्चन में क्या बोला है? हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम कितना बोला है? 1। हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम कितना बोला है? 138 डेज बोला है। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन में दिया है। तो क्वेश्चन में बोला है ये हमारा अमाउंट है, तो एक कितना पोलोनियम लगेगा, कितना अमाउंट ऑफ पोलोनियम, मतलब पोलोनियम एक सैंपल है क्या हो रहा है। देखिए, एक पोलोनियम का सैंपल मेरे पास दिया है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है। तो कितना अमाउंट ऑफ पोलोनियम लगेगा, कि 5 मिली क्यूरी, अल्फा पार्टिकल का जो स्ट्रेंथ होगा वो 5 मिली क्यूरी होगा। तो 5 मिली क्यूरी स्ट्रेंथ का अगर मुझे अल्फा पार्टिकल चाहिए तो कितना ज़्यादा मुझे पोलोनियम लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन में दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाफ लाइफ कितना दिया है? 138 डेज। सो इसको जब मैं डीके कांस्टेंट में कन्वर्ट करूंगा ln 2/t, तो क्या होगा? ln 2 138 डेज को हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सेकंड में करना पड़ेगा। तो 24 आवर्स इंटू 3600 सेकेंड। तो ये वाला सेकंड इनवर्स में मेरा इसका वैल्यू आ चुका है। सो हम सभी लोगों को पता है एक्टिविटी का वैल्यू क्या है? लैम्डा n। इसका वैल्यू हमें पता है लैम्डा n। तो n का वैल्यू क्या होगा? थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने दिखाया कि n का वैल्यू कैसे निकालते हैं, बोलिए तो। क्योंकि वहाँ पर 1 ग्राम दिया था, यहाँ पर तो 1 ग्राम नहीं दिया है, यहाँ पर तो 1 ग्राम सैंपल नहीं है, यहाँ पर बोले निकालना है। तो मुझे n का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ? 6.022 10⁻23 में लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, इसलिए नो प्रॉब्लम। सो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? लैम्डा का वैल्यू ln 2/138 24 इंटू 3600। यहाँ पर कोई अमाउंट ऑफ सैंपल नहीं दिया, उसी से मुझे निकालना है। तो मैं n का वैल्यू 6.022 10⁻23 में कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली इतना मैं कर सकता हूँ। तो इसका वैल्यू मैं पुट करूंगा तो क्या आएगा? इसको अगर मैं इसका वैल्यू पुट करूँ कैलकुलेटर में, तो इसका आंसर क्या आ रहा है मैं थोड़ा देख लेता हूँ। देख लेते हैं, इंटू 138 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 3600। सो कितना आ रहा है? 3.5 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा? 10 टू द पावर 16 आ रहा है। तो इतना डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड हो रहा है, इतना डीपीएस हो रहा है। ठीक है, अभी मुझे क्वेश्चन में स्ट्रेंथ किस में दिया है? क्यूरी में दिया है। तो आप सभी लोगों को पता है कि 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 10 टू द पावर 10 डीपीएस। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बोला था। तो डीपीएस से जब क्यूरी करेंगे, लेकिन आंसर में क्या मिली क्यूरी दिया है, तो मिली क्यूरी जब मैं करूंगा 1 मिली क्यूरी, देखिए क्वेश्चन में मिली क्यूरी में दिया है ना, क्वेश्चन में देखिए मिली क्यूरी में दिया है। तो 5 मिली क्यूरी क्वेश्चन में दिया है। 5 मिली क्यूरी मतलब 5 इंटू 10 टू पावर -3 क्यूरी, और एक क्यूरी का मतलब ये होता है। तो 5 इंटू 3.7 इंटू 10 टू पावर 10 इंटू 10 टू पावर -3 डीपीएस। तो ये वाला फाइनल क्या आ जाएगा? 5 इंटू 3.7 इंटू 10 टू पावर 7 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। इतना डीपीएस हमारा हो रहा है। तो ये वाला हमारा क्या क्या एक्टिविटी हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा था कितना अमाउंट लगेगा, कितना अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल मुझे लगेगा। तो कैसे करेंगे? तो अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल, अमाउंट ऑफ रेडियो बोला, अमाउंट ऑफ 210 पोलोनियम 84 ये बोला चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या होगा? जो हमारा गिवन एक्टिविटी है, इसका फॉर्मूला क्या है? गिवन
स्ट्रेंथ, गिवन स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय हमारा रेडियो एक्टिव सैंपल का जो निकला है। तो गिवन स्ट्रेंथ मुझे कितना दिया है 5 मिली क्यूरी, गिवन स्ट्रेंथ के साथ इसको डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, गिवन स्ट्रेंथ तो हमारा बोलिए वो वाला है, लेकिन गिवन स्ट्रेंथ के लिए कितना अमाउंट, किसका मॉलिक्यूलर मास कितना 210, तो 210 के साथ इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो गिवन स्ट्रेंथ इनटू मॉलिक्यूलर मास, सो मतलब गिवन स्ट्रेंथ कितना वो जो मैंने निकाला वहां पर देखिए 5 इंटू 3.7 इंटू 10⁻7 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास कितना 210 प्लस आर का वैल्यू क्या निकला है देखिए ये वाला निकला आर का वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू पुट करेंगे 3.5 इंटू 10⁻16। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा देख लेते हैं। सॉल्व करने के बाद देख लेते हैं 5 इंटू 3.7 इंटू 210 डिवाइडेड बाई 3.5, ये वाला आ रहा है ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ 1110 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 9 आ रहा है। तो इसको मैं अगर ये तीनों डॉट को मैं और भी सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा देखिए 1 2 3, सो 1.11 क्योंकि तीनों जा रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर, तीनों जाने से क्या होगा ऐड होगा तो 12 हमारा क्या होगा ग्राम पड़ा रहेगा। तो इतना सैंपल मुझे लगेगा। तो मैं रिक्वायर्ड सैंपल कितना है, तो रिक्वायर्ड सैंपल में फाइनल आंसर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, रिक्वायर्ड सैंपल कितना होगा 1.11 इंटू 10 टू द पावर 12 ग्राम, ये वाला हमारा रिक्वायर्ड सैंपल होगा। कैमरा में ठीक से आ रहा है सब कुछ, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। हाँ कैमरा में आ रहा है। तो समझ पाए ना, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। तो ये वाला क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। ये जो 6 टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया, इसके बाहर आपका एग्जाम में सेमेस्टर 4 में हो सके या आपका ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी हो सके, इसके बाहर कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ये 6 टाइप के अंदर ही आपका क्वेश्चन आएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो ठीक है चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस, आगे आप लोग और भी क्लासेस करते रहेंगे। तो एक ही चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि पूरा चैनल को मैं अकेला मैनेज करता हूँ, इसलिए कभी कभी हो सकता है कि वीडियो मतलब आने में 1-2 दिन टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। मैं आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, जब बोला हूँ मैं ऑब्वियसली सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन थोड़ा कभी कभी इधर उधर मेरा भी तो लाइफ में काम रहता है, मेरा भी तो लाइफ में इमरजेंसी कुछ हो सकता है, इसलिए कभी कभी क्लासेस अपलोड करने में थोड़ा लेट हो जाता है। इसलिए थोड़ा आप लोग मेरे साथ बने रहिए और थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए, यही आपका ज़रूरत है, मुझे आपका सपोर्ट का ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए तभी तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। आप सभी लोग को बेस्ट विशेस एंड थैंक यू।